हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। ग्राफ थ्योरी में आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स। आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स की सबसे पहले डेफिनेशन है लेट जी इज इक्वल टू वी कॉमा ई। हमें पता है कि हम ग्राफ्स के जो डिनोशन करते हैं हमेशा वर्टिसेस और एजेस के फॉर्म में करते हैं कि ग्राफ है जो वर्टिसेस और एज के फॉर्म में है, और एक अनदर ग्राफ है जी डैश जो वी डैश और ई डैश की फॉर्म में, जिसमें वर्टिसेस है वी डैश की फॉर्म में और एजेस है ई डैश की फॉर्म में। बी टू ग्राफ्स, ठीक है, हमारे पास ये दोनों ग्राफ्स है। आइसोमॉर्फिक ग्राफ आर डिनोटेड एज, अगर मान लो कि हमने किसी दो ग्राफ्स को आइसोमॉर्फिक प्रूव कर दिया है तो हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे कि G इज आइसोमॉर्फिक टू G डैश। इस फॉर्म में लिखेंगे G एंड G डैश विल बी आइसोमॉर्फिक इफ देयर एग्जिस्ट। अभी जो G और G डैश ग्राफ्स है इसको हम आइसोमॉर्फिक कब बोलेंगे? तब बोलेंगे जब एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता होगा, ठीक है, फंक्शन f, ठीक है, फंक्शन f की फॉर्म में एक बाइजेक्शन एग्जिस्ट करता होगा फ्रॉम V ऑन टू V डैश। और बाइजेक्शन क्या होता है? अगर हम वन वन कॉरेस्पॉन्डेंस प्रूव कर दें तो उसको हम बोलते हैं बाइजेक्शन। और आगे क्या लिखा हुआ है? सच दैट वी आई जे बिलोंग्स टू ई। अगर मेरा वी आई जे बिलोंग करता है ई को, ठीक है, ये बाइजेक्शन के इन्होंने आगे बता रखा है कि सच दैट अगर वी आई और वी जे बिलोंग करता है ई को, एज के सेट को, ठीक है, तो उसी का फंक्शन यानी कि एफ वी आई और एफ वी जे वो भी बिलोंग करना चाहिए ई डैश को। यानी कि जो हमारे पास जी डैश ग्राफ है ना उसके जो एजेस है वो उसको बिलोंग करना चाहिए। यानी कि ये है कि अगर मान लो मेरे पास ये जी ग्रुप, ये जी ग्राफ है, ये एक जी डैश ग्राफ है, तो इसके जो वर्टिसेस के जो हमने दो वर्टिसेस यहाँ से लेंगे उसका अगर मैं फंक्शन कर दूं तो वो यहीं पर मैप होना चाहिए, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है टू ग्राफ्स आर आइसोमॉर्फिक व्हेन, दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक होंगे कब होंगे? जब सेम नंबर ऑफ वर्टिसेस हो उसमें, यानी कि नंबर ऑफ वर्टिसेस सेम हो। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रखा हुआ है आइसोमॉर्फिक ग्राफ्स का, इसमें वर्टिसेस काउंट कर लो, वर्टिसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5, 5 नंबर ऑफ वर्टिसेस है। इसमें वर्टिसेस कितने हैं? 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 नंबर ऑफ वर्टिसेस है। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है। सेकंड कंडीशन क्या है? सेम नंबर ऑफ एजेस, एजेस के नंबर सेम होने चाहिए। एजेस देख लो इसमें कितने हैं? फर्स्ट एज, सेकंड एज, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 6 एजेस इस ग्राफ में है और 6 ही एजेस यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एजेस भी हमारे पास इक्वल आ गए और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाती है। इक्वल नंबर ऑफ वर्टिसेस विद गिवन डिग्रीज, ठीक है, इन सबकी डिग्रीज भी बराबर होनी चाहिए। अब डिग्री देखो कैसे है, मान लो कि U1 की बात कर रहे हैं, U1 की डिग्री क्या है? 3 लाइन्स है तो 3 डिग्री होगी। सिमिलरली अगर हम V1 को देखें तो यहाँ पर भी 3 लाइन्स है यानी कि 3 डिग्री हो चुकी है। फिर हम U2 को देखते हैं, U2 की 2 डिग्री है और V2 की भी 2 डिग्री है। U3 की कितनी है? 3 डिग्री। V3 की भी 3 डिग्री है। U4 की कितनी है? 3। V4 की भी 3 है और U5 की 1 है, V5 की भी 1 है। तो यहाँ से डिग्रीज भी बराबर हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे इसका एग्जाम्पल दे दिया है। फॉलोइंग आर द टू एग्जाम्पल्स, टू ग्राफ्स आइसोमॉर्फिक टू ईच अदर। दो ग्राफ आइसोमॉर्फिक कब होंगे? जब मैंने ये कंडीशन आपको बता दी है। और इसमें क्या है कि बिकॉज देयर एग्जिस्ट, इसको हम आइसोमॉर्फिक क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज देयर एग्जिस्ट अ मैपिंग, क्योंकि यहाँ पर एक मैपिंग एग्जिस्ट करती है कि अगर मैं यूआई को चेक करूँ और यूआई में फंक्शन लगाया, ठीक है, तो वो वीआई पे प्रॉपर्ली मैच हो जाता है फॉर आई की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक, ठीक है। ये मैंने आपको प्रॉपर्ली बता दिया है कि एजेस के हर काम बराबर कर रहे हैं, एजेस भी बराबर है और वर्टिसेस भी बराबर है और उनकी डिग्रीज भी बराबर है, ठीक है। सिमिलरली ई आई से लेकर ई आई डैश तक एजेस के अंदर भी फंक्शन प्रॉपर्ली सेटिस्फाई हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है होम्योमॉर्फिक ग्राफ्स। अब होम्योमॉर्फिक ग्राफ की डेफिनेशन है गिवन एनी ग्राफ G ऑब्टेन अ न्यू ग्राफ बाय डिवाइडिंग एन एज ऑफ G विद एडिशनल वर्टिसेस। कहते हैं कि आपके पास कोई गिवन ग्राफ होगा, जैसे मैंने यहाँ पर ये ग्राफ बनाया, गिवन ग्राफ है मेरे पास। अब इस पे इससे कहते हैं कि हम न्यू ग्राफ बना सकते हैं, सिर्फ हमने करना क्या है, इनके एजेस को हमने और वर्टिसेस लगा के डिवाइड कर देना है बस। तो देखो मेरे पास ये गिवन ग्राफ था, मैंने क्या किया, इस एज को यहाँ पर वर्टिसेस लगाए 2, तो ये मेरे पास एक न्यू ग्राफ बन गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं होम्योमॉर्फिक ग्राफ्स। सिमिलरली मैंने यहाँ पर एक डॉट और लगाया, एक वर्टेक्स और लगाया, तो मेरे पास एक और ग्राफ आ गया, ठीक है। तो इन सबको हम बोलेंगे होम्योमॉर्फिक ग्राफ्स। और ये लास्ट में हम ये लिखेंगे कि जो बी और सी ग्राफ है, कि ये जो बी और सी ग्राफ है ये कहाँ से ऑब्टेन हुआ है? इस ए से ऑब्टेन हुए। नेक्स्ट टॉपिक है सब ग्राफ्स। सब ग्राफ्स की डेफिनेशन है लेट जी एंड एच बी टू ग्राफ्स विद वर्टेक्स सेट्स। हमारे पास जी और एच दो ग्रुप्स हैं जिसमें वर्टेक्स सेट है वी एच, ठीक है, वर्टेक्सेस ऑफ एच और वर्टेक्सेस ऑफ जी, और जो एच सेट्स हैं वो हमारे पास है ई एच एंड ई जी, ठीक है। अब इसमें रिस्पेक्टिवली सच दैट की जो वर्टिसेस ऑफ एच हैं वो सबसेट इक्वल टू होगा वर्टिसेस ऑफ जी के, देन एंड ई यानी कि एजेस ऑफ एच सबसेट इक्वल टू है एजेस ऑफ जी के। देन वी कॉल, अब हम इस एच को, मान लो कि मैंने एच को बताना है कि एच सब ग्रुप है जी का या नहीं है, तो उसको हम कैसे बताएंगे? ठीक है, या तो देखो अब इसमें एक कंडीशन है कि या तो हम एच को बता दें कि ये जी का सब ग्रुप है, सॉरी सब ग्राफ है, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो जी है वो एच का सुपर ग्राफ है, यानी कि एच जो है वो जी का सब ग्राफ होगा और जो जी है एच का सुपर ग्राफ होगा, ठीक है। ये आप समझ पा रहे हो आप इसको। उसके बाद अब एक स्टार पॉइंट मैंने बनाया है, इसमें कुछ स्टार पॉइंट हैं वो आपको याद रखने हैं। फर्स्ट है कि इफ अगर वर्टिसेस ऑफ एच सबसेट बनता है वर्टिसेस ऑफ जी का और एजेस ऑफ एच सबसेट बनता है एजेस ऑफ जी का, तो हम एच को बोलेंगे कि प्रॉपर सब ग्राफ है जी का, यानी कि सिर्फ वो सब ग्रुप ही है, ठीक है, सॉरी सबसेट ही है। सबसेट में क्या होता है कि कुछ कुछ एलिमेंट्स हमारे मेन सेट से निकाले जाते हैं, सारे एलिमेंट्स नहीं होते, तो कुछ कुछ एलिमेंट्स निकाले गए हैं, अगर सारे एलिमेंट्स निकाल लेते तो सबसेट इक्वल टू हो जाता, ठीक है। तो अभी हमने ये बोला कि सबसेट ही होना चाहिए, तो उसको हम बोलेंगे कि प्रॉपर सब ग्राफ है, ठीक है।
इसको ऐसे याद रखना कि अगर मान लो सबसेट इक्वल टू आ जाता तो इक्वल टू में तो वो सेम भी हो सकते थे, ठीक है। मान लो मैंने बोला कि ई सबसेट इक्वल टू एफ है, यानी कि ई के सारे एलिमेंट्स एफ में आ भी सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि हमने बोला कि एफ के कुछ एलिमेंट्स ई में आते हैं, जब एफ के कुछ एलिमेंट्स ई में आते हैं तो हम उसको सबसेट बोल देते हैं। अगर एफ के सारे एलिमेंट्स ई में आ जाते हैं तो हम उसको बोल देते हैं सबसेट इक्वल टू है, ठीक है। सिमिलरली अगर मान लो कि हमने ये बताना है कि एफ के कुछ एलिमेंट्स आते हैं तो वो प्रॉपर एक सबसेट हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू में तो वो ई और एफ बराबर ही हो जाएंगे ना, इसलिए तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगी कि जब मेरे पास सिर्फ सबसेट ही प्रूव होगा तब हम बोलेंगे प्रॉपर सब ग्राफ है जी का। उसके बाद अब एक कंडीशन ये मेन ध्यान रखना कि अगर वर्टिसेस ऑफ एच और वर्टिसेस ऑफ जी दोनों बराबर है लेकिन एजिस सबसेट है जी का, तो उसको बोलेंगे स्पैनिंग सब ग्राफ। स्पैनिंग सब ग्राफ के लिए एक कंडीशन मैं आपको बता देता हूँ, सिंपलेस्ट फॉर्म में बताता हूँ आपको। मान लो कि मेरे पास कोई एक ये ग्राफ है, ठीक है, जिसमें ये 4 वर्टिसेस है, 4 वर्टिसेस है मेरे पास। अब ये हमारे पास मान लो कि जी ग्राफ है और फिर मैंने बनाया एक एच ग्राफ, ये मेरे पास है एच ग्राफ। अब अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन इसमें ये बोला गया कि वर्टिसेस ऑफ एच और वर्टिसेस ऑफ जी बराबर होनी चाहिए। तो काउंट कर लो वर्टिसेस कितने हैं, 1 2 3 4, जी में जितने वर्टिसेस हैं उतने ही वर्टिसेस एच में भी है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो चुकी है। अब एजेस इन एच सबसेट होना चाहिए एजेस इन जी का, यानी कि एजेस कितने, इसमें 3 एजेस है, ठीक है, और इसमें कितने 4 एजेस। तो इसमें से हमने क्या किया, एक एच हटा दिया यहाँ से, तो एक तरह से सबसेट हो गया एच, ठीक है। एच के जो एजेस है वो सबसेट है एच जी के एजेस के, तो यहाँ से हमने ये चीज भी प्रूव कर दी है। इसका मतलब ये क्या है, ये जो एच है जी का स्पैनिंग सब ग्राफ है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म में ये था। अब इन सिंपल वर्ड्स में हम सब ग्रुप की सब ग्राफ की डेफिनेशन क्या दे सकते हैं, एच इज कॉल्ड सब ग्राफ ऑफ जी। तो एच को हम जी का सब ग्राफ कब बोल सकते हैं, अगर सारे वर्टिसेस और सारे एजेस एच के जी में हो, ठीक है, सारे वर्टिसेस और सारे एजेस एच के जी में हो, एंड ईच एज ऑफ एच, और एच का हर एक एज हैज द सेम एंड वर्टिसेस एज इन एच एज इन जी। तो इसको समझते हैं इस डायग्राम से। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है कि एच का हर एज, एच का मैं जो भी एज लूँ, जैसे मान लो कि मेरे पास ये एच ग्राफ है और ये मेरे पास है जी ग्राफ, यहाँ पर ये बोला गया कि एच का हर एक एज, मान लो मैं E6 एच ले रहा हूँ, ठीक है, इस E6 एच के जो एंड वर्टिसेस है, यहाँ पर लिखा है एंड वर्टिसेस कौन कौन से है, E6 के हैं V5 और V3। अब इसको मैच करो जी वाले से, जी वाले में जो E6 एज है वो ये रहा, ठीक है। कौन कौन से एंड पॉइंट्स हैं, V3 और V5, V3 और V5। तो यहाँ पर वो चीज़ प्रूव हो जाती है कि अगर ऐसा कुछ है एच वाला जी में तो उसको बोलेंगे प्रॉपर सब ग्रुप, ठीक है, प्रॉपर नहीं एक सब ग्राफ बोलेंगे, ठीक है। तो वो एक सब ग्राफ होगा। प्रॉपर के लिए कंडीशन आपको बताइए कि प्रॉपर के लिए कंडीशन ये होती है। तो अगर मैंने इसको सब ग्राफ बोलना है तो उसमें क्या होगा कि पहली बात तो वर्टिसेस, सारे वर्टिसेस और सारे एजेस होने चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है कि हर एक एज के जो एंड वर्टिसेस है वो दोनों में एक ही तरह के होने चाहिए, सेम होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है फुल सब ग्राफ। सपोज एच वी डैश ई डैश, हमारे पास कोई एच ग्राफ है जिसमें वर्टिसेस वी डैश की फॉर्म में है और ई डैश की फॉर्म में है, बी अ सब ग्राफ ऑफ जी वी ई। मान लो कि हमारे पास जो मेन ग्राफ है वो जी है जिसमें वर्टिसेस वी और एजेस ई है, उसी का सब ग्राफ है एच। एच इज कॉल्ड फुल सब ग्राफ। अब उस सब ग्राफ को हम फुल सब ग्राफ कब बोल सकते हैं, इफ ई डैश कंटेन्स ऑल द एजेस ऑफ ई, यानी कि इस ई डैश में सारे एजेस हो ई वाले, whose एंड पॉइंट्स लाई इन वी डैश, और उस एज के जो एंड पॉइंट्स है ना, देखो आपको पता है कि एज कैसे बनता है, एज दो एंड पॉइंट से मिलकर बनता है, तो वो जो एंड पॉइंट्स है कहते हैं वो आपके एंड पॉइंट्स लाई इन द वी डैश, वो आपके वी डैश में भी लाई करने चाहिए। इट इज कॉल्ड सब ग्राफ ऑफ जी जनरेटेड बाय वी डैश। अब आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर उसके सारे एजेस, ठीक है, अगर ई डैश सारे एजेस ई वाले लेके चलता है, यानी कि जो आपने नया सब ग्राफ बनाया है उसके सारे एजेस ई वाले हैं, ठीक है, और जो सारे एंड पॉइंट्स है वर्टिसेस के वो आपके वी डैश वाले रहेंगे, इसको हम बोलेंगे सब ग्राफ। अब डेफिनेशन है, मान लो कि हमें डिफाइन करना है जी माइनस वी को। अब जी माइनस वी को कैसे डिफाइन करेंगे, इसका मतलब ये होता है कि जी में से वी के वर्टिसेस माइनस कर दो, बस इतना सा काम है कि वी वर्टेक्स जो है वो माइनस करना है। जी माइनस वी इज ए सब ग्राफ ऑफ जी। अब जी माइनस वी है यानी कि जी में से कुछ लेस हुआ है तो बाकी एलिमेंट्स तो जी वाले रहेंगे, तो हमने बोला कि जी माइनस वी एक सब ग्राफ होगा जी का, ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द वर्टेक्स वी, यानी कि हमने क्या करना है, सिर्फ उस वी वर्टेक्स को माइनस करना है, यानी कि डिलीट करना है वहां से, फ्रॉम द वर्टेक्स एट वी जी, ठीक है। जो भी आपके जी के वर्टेक्स है उसमें से मुझे उस वी वर्टेक्स को माइनस कर देना है और उसके कनेक्शन में जितने भी एजेस हैं उन सभी को मुझे कट कर देना है, ठीक है, विच आर इंसिडेंट ऑन वी। इसको एग्जांपल से समझते हैं। लेट मेरे पास कोई जी ग्राफ है, ये मेरे पास कोई जी ग्राफ है, हमें उसमें फाइंड करना है जी माइनस ए, जी माइनस बी और जी माइनस सी। अब सपोज मुझे जी माइनस ए निकालना है। अब जी माइनस ए में क्या होगा, हमें क्या करना है, सिर्फ एक ए वर्टेक्स माइनस करना है यहाँ से। तो ए वर्टेक्स जब हम माइनस करेंगे तो पहले मैं एक बार कंप्लीट बना देता हूँ यहाँ पर, ये है मेरे पास, ठीक है, यहाँ पर ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, सी, डी, ई एंड एफ। पहले मुझे ये बोला गया कि जी माइनस ए, जब इसमें ये बोला गया है कि जी माइनस ए करना है यानी कि ए को माइनस करना है, तो मुझे क्या करना है, सिंपली इस वर्टेक्स को माइनस कर देना है और इसके कनेक्शन में जितने भी वर्टेक्स सॉरी एज थे उसको मुझे माइनस कर देना है। तो ये मेरे पास आ गया जी माइनस ए, ठीक है, ये मेरे पास है जी माइनस ए।
अब नाउ हमें जी माइनस बी को काउंट करना है, ये तो हो गया। अब जी माइनस बी कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोबारा से फुल ग्राफ बना लो, ये मेरे पास था फुल ग्राफ। अब जी माइनस बी यानी कि मुझे बी वर्टेक्स को माइनस करना है, यहाँ से बी वर्टेक्स को माइनस कर देंगे तो ये हट जाएगा। इसके कनेक्शन में जितने भी तुम्हारे एजेस होंगे उनको भी तुमने हटा देना वहां से, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया जी माइनस बी, ये आएगा जी माइनस बी। सिमिलरली अगर मुझे जी माइनस सी निकालना है उसमें भी यही केस होगा, दोबारा से एक ग्राफ बनेगा, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एक ही में बता रहा हूँ लेकिन आपको अलग अलग बनानी है। जी माइनस सी जब निकालेंगे उसमें क्या करेंगे हम कि सी पॉइंट को माइनस कर देंगे, सी वर्टेक्स को माइनस करेंगे, तो इसके कनेक्शन में जितने भी एजेस हैं उन सभी को आपने माइनस कर देना, ठीक है। तो ये हमारे पास जी माइनस सी आएगा। नेक्स्ट है डिफाइन जी माइनस ई, ई इज एन एज इन जी। हमने ये डिफाइन करना है, जी माइनस ई को डिफाइन करना है जिसमें ई एक एज होगा जी का। जी माइनस ई इज ए ग्राफ ऑब्टेन्ड बाय सिंपली डिलीटिंग ई फ्रॉम एज सेट ऑफ जी। यानी कि कहता है कि आपके पास कोई ग्राफ जी होगा, अगर हमें जी माइनस ई लिख के देंगे तो हमें क्या करना है, सिंपली बस वो एज को माइनस कर देना है वहां से, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए लेट जी बी ए ग्राफ, मान लो कि मेरे पास ये एक जी ग्राफ है, ठीक है। अब इस जी ग्राफ में हमें इन क्वेश्चंस का आंसर देना है, तो सबसे पहले जी माइनस ए कॉमा बी को करते हैं। तो पहले यही ग्राफ यहाँ पर बना दो, तो ये हमने यहाँ पर ग्राफ बना दिया, ग्राफ जी। अब सबसे पहले पार्ट में क्या पूछा, जी माइनस ए कॉमा बी। इसमें क्या करना है हमने कि ए कॉमा बी, ए और बी वर्टिसेस को जो एज ज्वाइन कर रहा है हमने सिंपली बस उसको हटा देना है वहां से, तो यहाँ से हट जाएगा और ये हमारे पास आ गया जी माइनस ए कॉमा बी। सिमिलरली अगर बी के लिए बनाना है तो दोबारा से ये बना दो, कंप्लीट ग्राफ दोबारा से आएगा। जी माइनस बी कॉमा सी, हमने क्या करना है कि जो बी और सी वर्टेक्स को जो एज ज्वाइन करता है बस उसको हमने डिलीट कर देना है। तो बी और सी को कौन सा ज्वाइन कर रहा है, ये वाला एज ज्वाइन कर रहा है, तो हम इसको यहाँ से हटा देंगे। तो ये मेरे पास आ गया जी माइनस बी कॉमा सी। फिर आगे जी माइनस बी कॉमा डी बनाना है, इसमें हम क्या करेंगे, बी कॉमा डी यानी कि बी और डी को जो एज ज्वाइन करता है उसको हम वहां से हटा देंगे, तो ये हमारे पास आएगा जी माइनस बी कॉमा डी। डी पार्ट में हमसे पूछा जी माइनस सी कॉमा डी, सी कॉमा डी यानी कि सी और डी वर्टिसेस को जो एज ज्वाइन कर रहा है उसको हटा दो, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी माइनस सी कॉमा डी। सिमिलरली आगे हमारे पास कुछ एक स्टार पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है कि नल ग्राफ इज ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग ऑल द एजेस ऑफ जी। अगर मैं इसके सभी एजेस को हटा दूं यहाँ से, ठीक है, अगर मान लो मैंने यहाँ से सभी एजेस हटा दिए तो ये सभी एजेस हट जाएंगे यहाँ से, बचेगा क्या है यहाँ पर, सिर्फ वर्टिसेस बचेंगे, ए बी सी डी 4 वर्टिसेस बचेंगे, इसको हम बोलेंगे नल ग्राफ, ठीक है। और नल ग्राफ क्या होता है, सब ग्राफ होता है जी का, मतलब कि ये सब ग्राफ है जी का ही है ये नल ग्राफ, क्योंकि इसमें कोई एज नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस ऑफ ग्राफ। तो सबसे पहले हम ऑपरेशन पढ़ रहे हैं यूनियन ऑफ टू ग्राफ्स, दो ग्राफ्स का यूनियन कैसे करना है। अब यूनियन के लिए लेट हमने कोई एक ग्राफ जी1 लेट किया जिसमें वर्टिसेस का जो सेट है bg1 है, एजिस का सेट eg1 है, एंड कोई ग्राफ 2 है जिसमें वर्टिसेस का सेट है bg2 और एजिस का सेट है eg2। ये हमारे पास दो ग्राफ्स है। उसके बाद देयर यूनियन इज डिनोटेड बाय, अब उन ग्राफ का यूनियन हम कैसे शो करेंगे, g1 यूनियन g2, ये हमने यहाँ पे शो कर दिया। तो ये जब इनको यूनियन करेंगे तो उसका भी एक और ग्राफ आएगा, थर्ड ग्राफ जो आएगा वो इन दोनों के यूनियन का होगा। तो G1 यूनियन G2 को हम कैसे शो करेंगे, जैसे G1 को हमने ऐसे G1 के सेट में शो किया था, G2 को G2 के सेट में शो किया था, तो यूनियन वाला यूनियन के सेट में शो होगा। तो यूनियन वाला कैसे शो करेंगे, G1 यूनियन G2 वर्टिसेस ऑफ G1 यूनियन G2 और एजेस ऑफ G1 यूनियन G2 सच दैट। अब सच दैट अब ये वर्टिसेस आए कैसे, V G1 यूनियन G2 कैसे आया कि जब हम वर्टिसेस ऑफ G1 और वर्टिसेस ऑफ G2 को यूनियन कर देंगे। सिमिलरली एजेस ऑफ G1 यूनियन G2 कैसे आए, जब हम G1 के एजेस को G2 के एजेस से यूनियन कर देंगे। अब यूनियन की एक सिंपल डेफिनेशन आपको याद होगी कि अगर मेरे पास कोई ए सेट है उसमें है 1 2 3 4 और मेरे पास कोई बी सेट है जिसमें है 3 4 5 6, तो यूनियन में क्या होता है, जो सेम डिजिट्स होते हैं उनको हम सिर्फ एक बार लिखते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो वही हमने जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर लगाना है। इसमें क्या है कि जो सेम वर्टिसेस होंगे उनको हम एक ही बार काउंट करेंगे, एक ही बार वो ग्राफ में आएगा। जैसे मेरे पास एग्जांपल है, मेरे पास एक ग्राफ G1 है जिसमें V1 V2 V3 ये हमारे पास 3 वर्टिसेस है और उनको कनेक्ट करते हुए 3 एजेस है E1 E2 और E3। सिमिलरली मेरे पास एक ग्राफ G2 है, ग्राफ G2 में मेरे पास क्या है, 3 वर्टिसेस है V1 V4 और V5 और इनको कनेक्ट कर रहे हैं हमारे पास 3 एजेस V4 E4 E5 और E6। E5 एक सेल्फ लूप है। अब इसको बनाएंगे कैसे, तो इसका जो यूनियन आएगा, अभी तो मेरे पास ये अलग अलग है, G1 और G2 अलग अलग से है, अब मुझे बनाना है G1 यूनियन G2, ठीक है, G1 यूनियन G2। अभी कैसे बनेगा, वर्टिसेस चेक कर लो, दोनों के यूनियन होंगे ना वर्टिसेस के, तो वर्टिसेस में क्या है V1 V2 V3, इसके वर्टिसेस है V1 V2 और V3 और इसके वर्टिसेस है V1 V4 V5। अब जब इनके यूनियन करेंगे तो यूनियन में क्या होगा, जो कॉमन वाला होगा वो एक ही बार लिखा जाएगा, मतलब इसमें एक ही V1 आएगा, V2 V3 V4 V5 बाकी सब आएंगे। तो इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले आप क्या करो कि ग्राफ जो मेरे पास G1 ग्राफ है ना, इसको आप ऐसे ही बना लो। तो G1 ग्राफ को मैंने ऐसे ही बना लिया और ये रहे इसके वर्टेक्स V1, ये V2 और ये V3, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था कि V1 दोनों में V1 कॉमन है, मतलब दोनों ग्राफ को जो कनेक्ट कर रहा होगा V1 से ही स्टार्ट होगा।
तो देखो ये वाला v1 और ये वाला v1 इन दोनों को इकट्ठे कर दो, तो ये v1 यहाँ पर आ जाएगा, तो मतलब ये लाइन यहाँ से शुरू होगी, तो ये लाइन आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई और यहाँ पर आ जाएगा v4, ये आ जाएगी इसकी सेल्फ लूप, उसके बाद ये वाली लाइन आएगी, फिर यहाँ पर आएगा वर्टेक्स v5, उसके बाद अब एजेस कनेक्ट कर दो, ठीक है। एजेस का भी हमारे पास यूनियन ही होता है, तो एजेस का यूनियन करेंगे तो e2 e3 e4 e5 e6, ठीक है, सारे यूनियन हो जाएंगे, इनमें कुछ कॉमन भी नहीं है, तो ये सभी इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो इसके एजेस देख लो, एजेस को अपने वर्टिसेस के हिसाब से रखना है, जैसे कि v1 और v2 को कौन कनेक्ट कर रहा है, e1, तो यहाँ पर भी v1 v2 को कौन कनेक्ट करेगा, e1, v2 v3 को कनेक्ट कौन कर रहा है, e2, तो यहाँ पर भी e2 आएगा, v1 और v3 को कनेक्ट करता है e3, तो यहाँ पर e3 आएगा, v1 और v4 इसको कनेक्ट कर रहा है e4, तो v1 और v4 कनेक्ट करेगा e4, सेल्फ लूप जो है वो e5 है, और v4 v5 को जो कनेक्ट करता है वो एज है e6। तो ये था हमारे पास यूनियन ऑफ टू ग्रुप्स। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ टू ग्राफ्स। लेट G1, हमारे पास कोई G1 ग्राफ है जिसमें वर्टिसेस का सेट है VG1 और एजेस का सेट है EG1, एंड कोई ग्राफ G2 है जिसमें वर्टिसेस का सेट है VG2 और एजेस का सेट है EG2। ये हमारे पास दो ग्राफ्स है। अब इसका हमें करना है इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन जब करेंगे G1 G2 का तो वो भी ग्राफ ही आएगा। G1 इंटरसेक्शन G2 कैसे आएगा, जैसे हमने G1 को ऐसे डिनोट किया है एजेस और वर्टिसेस की फॉर्म में, उसी तरह हम इसको भी रखेंगे यहाँ पर। तो ये वर्टिसेस का सेट है जिसमें वर्टिसेस कैसे आएंगे हमारे पास, जब हम G1 और G2 ग्राफ के वर्टिसेस का इंटरसेक्शन करेंगे तब हमारे पास सेट आएगा वर्टिसेस ऑफ G1 इंटरसेक्शन G2। सिमिलरली एजेस का आएगा। अब ये वर्टिसेस G1 इंटरसेक्शन G2 आएंगे कैसे, वो यहाँ पर बताया हुआ है कि अपने क्या करना है, G1 ग्राफ के जो भी वर्टिसेस हैं उनको लेना है और G2 ग्राफ के जो वर्टिसेस हैं उनको लेना है, दोनों में जो कॉमन होंगे सिर्फ वही मेरे पास आंसर आएगा। इंटरसेक्शन में सिर्फ कॉमन वाला ही आंसर आता है, एंड सिमिलर केस होगा एजेस के लिए। अब देखो मेरे पास कोई एग्जांपल है, मेरे पास एक ग्राफ G1 है और ग्राफ G2 है। सिमिलरली जो हमने प्रीवियस वाले में किया था, जो हमने यूनियन वाले में किया था, वैसे ही मैंने ग्राफ लिया है G1 और G2। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि जैसे कि यहाँ पर है, सबसे पहले मुझे वर्टिसेस देखने कि मेरा जो नया ग्राफ G1 इंटरसेक्शन G2 बनने जा रहा है इसमें वर्टिसेस कॉमन कौन से, क्योंकि इंटरसेक्शन में कॉमन देखा जाता है। तो देखो इसमें देखा जाए तो वर्टिसेस कौन कौन से है, V1 V2 V3 V1 V4 V5, कॉमन सिर्फ V1 है, तो मेरे पास एक कॉमन वर्टेक्स V1 आ गया। तो सिमिलर केस हम एजेस के लिए लेंगे। पहली बात तो जब एक ही वर्टेक्स है तो एज तो कोई आने वाला है नहीं है, लेकिन फिर भी हम चेक कर लेते हैं। एजेस देख लो E1 E3 और E2 एजेस है, और यहाँ पर बिल्कुल ही ऑपोजिट, मतलब बिल्कुल अलग आ गए हमारे पास एजेस E4 E5 E6, कोई भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब यही मेरा एक ग्राफ है V1 वर्टेक्स G1 इंटरसेक्शन G2। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए ग्राफ डिनोटेड बाय G बार, हम इसको G के ऊपर बार लगा देते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट की तरह शो करेगा। इट इज ए सिंपल ग्राफ। सबसे पहले मैं डेफिनेशन से पहले आपको एग्जांपल समझा देता हूँ ताकि आपको डेफिनेशन आराम से समझ आए। तो मान लो मेरे पास कोई G ग्राफ है, ठीक है, ये G ग्राफ है और यहाँ पर मैं बना रहा हूँ G बार यानी कि कॉम्प्लीमेंट बना रहा हूँ। तो मेरे पास जैसे कि G ग्राफ है, इसमें मैंने देखा कि V1 V2 V3 V4 V5 V6 ये सभी हमारे पास 6 वर्टिसेस है और इनको कुछ लाइन ज्वाइन कर रही है। लेकिन जब हमने नोट किया कि कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट में दो लेटर्स आते हैं। जैसे कि मान लो मेरे पास कोई सैंपल स्पेस था, ये हमने पहले किए हुए हैं, ठीक है। मान लो मेरे पास कोई सेट है 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स का, ठीक है, ये मेरे पास सेट है और मेरे पास एक सबसेट है A जिसमें सिर्फ 1 2 और 3 आते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट हम कैसे निकालते हैं, A डैश, उसमें क्या होता है कि जो A के अंदर एलिमेंट नहीं है सैंपल स्पेस में से निकाल के, ठीक है, वो हमारे A डैश में आएंगे। तो मेरे पास आएगा 4 5, यानी कि जो A में नहीं है वो A डैश में आएगा, वो कॉम्प्लीमेंट में आएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाएंगे कि मेरे पास ये V1 V2 V3 V4 V5 V6 इनको वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाले सभी एजेस हैं, लेकिन एक एज ऐसा है जो सभी में मिसिंग है। वो एज कौन सा है, इनको डायरेक्ट कनेक्ट करने वाला, कि V1 V6 से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है, V6 V5 से डायरेक्ट कनेक्ट हो सकता है। तो हम इसमें वही करेंगे कि जो मिस है हम उसको लगाएंगे। तो मेरे पास देखो V1 V6 से ज्वाइन हुआ, V1 V2 से ज्वाइन हुआ, V2 V3 से ज्वाइन हुआ, V3 और V4 ज्वाइन हुए, V5 एंड V4 और V5 और V6, ठीक है। और अब हमने ये चीज़ और नोट करी, एक चीज़ और नोट करो, इसमें कुछ एजेस ऐसे भी हैं जो यहाँ पर और मिस है। वो कौन कौन से है कि अगर मैं V3 को V6 से डायरेक्ट ज्वाइन कर दूँ तो ये भी बन सकते हैं, ठीक है, कि अगर मैं V3 को V6 से डायरेक्ट ज्वाइन कर दूँ तो ये भी बन सकता है, V2 को V5 से ज्वाइन कर दूँ और V1 को V4 से ज्वाइन कर दूँ, तो ये हमारे पास आ गए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। आई होप आपको एग्जांपल से थोड़ा क्लियर हुआ होगा। इसकी डेफिनेशन समझते हैं। डेफिनेशन में क्या है कि इट इज सिंपल ग्राफ, ये एक सिंपल ग्राफ है विद वर्टेक्स सेट सेम एज द वर्टेक्स सेट ऑफ G, यानी कि जो इसके वर्टेक्स के सेट है 1 2 3 4 5 6 सेम इसकी तरह के, ठीक है। टुगेदर विद द एज सेट सेटिस्फाइंग द प्रॉपर्टी, साथ में एज सेट भी होंगे, ठीक है। सेटिस्फाई प्रॉपर्टी उन सेटिस्फाई करेगी दैट देयर इज एन एज बिटवीन टू वर्टिसेस इन G डैश, कि G डैश में दो वर्टिसेस के बीच में ऐसे एज होंगे जो उस टाइम पर G में नहीं होंगे, ठीक है। यानी कि G कॉम्प्लीमेंट में ऐसे हमारे पास एजेस आएंगे जो उस टाइम पर हमारे पास G में नहीं थे, वो इस टाइम अब आ चुके हैं, ठीक है। आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट भी समझ आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।